हाय दोस्तों, चलिए पिछला क्लास में हम नागरी लिपि पाठ के लेखक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक आपको शायरी सुनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में है। यदि आपको विश्वास है कि मैट्रिक की परीक्षा में आपको 400 450 प्लस नंबर लाना है, तो आप किसी तरह 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, यदि आपको विश्वास है तो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो वैसे में हम नहीं बोल सकते। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब दिख रहा है ना अच्छे से। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है, भारत उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। कब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी का आदि कवि सरहपाद है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरहपाद की कीर्ति है। तो सरहपाद की दोहा कोश है। सरहपाद की कीर्ति क्या है? तो दोहा कोश है। अगला लिखा हुआ है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है। तो नागरी लिपि पाठ लेखक गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी लिपि लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। अगला लिखा हुआ है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपना लेखों की लिपि को क्या कहा? यानी ईसा क्या होता है? तो ईसा मसीह आपको पता होगा। तो उसके जन्म के पूर्व को AD और यानी ईस्वी पूर्व, और जन्म के बाद को ईस्वी बोला जाता है। तो सुनिए लिखा हुआ है, ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो नंदी नागरी कहा। अगला लिखा हुआ है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के लस्सी जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। मतलब आपको बतलाना है, यानी 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के लस्सी जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है, यानी लिखा हुआ है? तो आपको बतलाना है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। अगला लिखा हुआ है, निबंध के लेखक कौन है? यानी नागरी लिपि जो पाठ है, ये पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है। तो यहाँ पर कहता है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो आपको आंसर मारना है गुणाकर मूल्य, या तो आपको ऐसे दिया रहेगा, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो आपको बतलाना है गुणाकर मूल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए नेवारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विजयनगर के
शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? तब विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो आपको बतलाना है नंदी नागरी लिपि में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो आपको बतलाना है नंदी नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है काशी क्या है? तो काशी देव की नगरी है। क्या है? देव की नगरी है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित है? तो देखिए बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम, देखिए लिखा हुआ है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको हम विक्रमादित्य का बोलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता है, देखिए लिखा हुआ है फिर से सुनिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देखिए चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या नाम था? देव। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो देखिए यहाँ पर इस आंसर है जैनों का। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो आपको बतलाना है जैनों का, यानी जैन धर्म। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है धारा नगरी के कौन शासक अपने पदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपको बतलाना है परमार शासक भोज। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की देखिए फिर से देखते हैं। लिखा हुआ है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी, नेपाली, नेवारी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देवनागरी यानी नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो देखिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं? तो देखिए हिंदी भाषा को, देखिए फिर से सुनिए निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो देखिए हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वैसे आपको मैथ हो या संस्कृत हो इसे सब जितना भी है सब देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। सिर्फ अंग्रेजी का रोमन होता है, ठीक है, और अन्य है जिसका अलग भी होता है, ब्राह्मणी लिपि भी होता है, तो वो दूसरा का है। अगला देखिए लिखा हुआ है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति थी? यानी बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित थी? तो राम सिए की थी, यानी सीता और राम का आकृति था, ठीक है, और उसमें राम सिए शब्द भी लिखा हुआ था। फिर से सुनिए क्वेश्चन बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित था? मतलब किसकी आकृति छपी हुई थी? तो राम और सीता की। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? मतलब जो राम सिए शब्द की आकृति था, राम और सीता की आकृति था उस पर एक शब्द लिखा हुआ था, जो क्या लिखा हुआ था? तो राम सिए लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हस्तलिखित मतलब हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखावट को क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली है जिसे नागरी शैली कहते हैं। अगला लिखा हुआ है टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 नंबर है ना, लिखा हुआ है भारतीय लिपियों की कहानी प्रसिद्ध
फिर से सुनिए, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की न है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। फिर से सुनिए, मतलब नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से। अगला लिखा हुआ है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र 1020 का है। अगला देखिए, लिखा हुआ है, उत्तर भारत से नागरी लिपि, यानी उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। अगला लिखा हुआ है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है कहाँ की? तो दक्षिण भारत की। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है कहाँ की? तो दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। ये क्वेश्चन सबसे फेमस है, आपसे पूछा जाएगा, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10वीं-11वीं सदी में, यानी 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, 10वीं-11वीं सदी की किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल। फिर से क्वेश्चन सुनिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो तमिल। देखिए दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं यदि आप इतना वीडियो देखे होंगे तो आपको लगभग अच्छे से याद हो गया होगा। इस अध्याय से 12 यानी 40 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस पाठ का प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रख लेते हैं तो शायद इस पाठ से एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए अगले क्लास में सब्जेक्टिव यानी दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आएंगे। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, जय हिंद।